हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग डिमांड फंक्शन और डिमांड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। आज हमारा थर्ड क्लास है। पहले क्लासेस में हम डिमांड के बारे में पढ़े, मीनिंग ऑफ डिमांड के बारे में पढ़े। सेकेंड क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड जिसको बोलते हैं वो पढ़े। याद है हम 8 फैक्टर्स पढ़े थे, 5 इंडिविजुअल डिमांड के और 3 मार्केट डिमांड के। मतलब जब मार्केट डिमांड का क्वेश्चन आएगा तब हमको 8 पॉइंट लिख कर आना है, जब इंडिविजुअल डिमांड का क्वेश्चन आएगा तब हमें सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखकर आना। ठीक है, चलते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हमारे सिलेबस में और क्या क्या टॉपिक्स है। मैं सभी टॉपिक्स को सीरियली अरेंज कर दिया हूं एज पर ओडिशा सिलेबस। ऑल ओवर इंडिया सिलेबस 100% सेम है। जहां पर भी तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे वो बीकॉम हो, बीबीए हो या तुम कोई और कोर्स कर रहे हो, कहीं पर भी अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है तो 100% सिलेबस सेम मिलेगा। लेकिन तुम अगर जब सिलेबस को देखोगे और नोट्स को कंपेयर करोगे तुम्हें ऐसा लगेगा सर आपने हमें झूठ बोला, अलग अलग है सिलेबस। अलग अलग कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिलेबस को रीअरेंज किया गया है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स तुम्हारे सिलेबस में पहले दिए गए हैं, बाकी के टॉपिक्स बाद में दिए हैं। यहां पर भी वो टॉपिक्स आगे पीछे करके दिया गया है। तो टॉपिक्स वही है, सिलेबस वही है, कंटेंट वही है, अलग अलग नाम से वही चीज को लिखा गया है। जैसे मान लो 2 नाम है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लास्ट क्लास में हम पढ़े थे, उसका एक और नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तुम्हारे सिलेबस में लिखा होगा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यहां पर लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या दोनों अलग अलग है? तुम्हें देखकर लगेगा सिलेबस अलग है, लेकिन एक्चुअल में सिलेबस अलग बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर तरफ का सिलेबस को कंपेयर किया, आंख बंद करके तुम इस प्लेलिस्ट का सारे क्लासेस को कर लेना, जो नोट्स मैं दूं उसको पढ़ लेना, गारंटीड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, चलो ये हमारा थर्ड क्लास है तो यहां पर लिख देते हैं थर्ड क्लास #3। नाम बाद में देंगे, जो जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो नाम हम लोग इस वीडियो का दे देंगे। ठीक है, डिमांड फंक्शन, आते हैं डिमांड फंक्शन की तरफ। हम मीनिंग ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं। 4 एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, विलिंगनेस टू परचेज होना चाहिए, एबिलिटी टू परचेज होना चाहिए, प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए मार्केट में, और टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए हम कब सामान को खरीदने वाले। जब ये चारों एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब हम कहलाएंगे कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड है। उसके बाद आता है 2 और टॉपिक जो हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड, किसी एक इंसान के डिमांड को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, और एक मार्केट में जितने भी लोग हैं अगर सभी के डिमांड को हम टोटल कर दें तो वो बन जाएगा मार्केट डिमांड। आज हम उसी टॉपिक में और आगे चलेंगे। अब हमें पढ़ना है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। पढ़ेंगे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। पहले तुम बताओ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। 5 फैक्टर्स थे, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अच्छा, इसके पहले एक और पॉइंट था इनकम, इनकम भी था, और आखिरी वाला क्या था? एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर का प्राइस। तो ये 5 फैक्टर्स के बारे में हम लोग आखिरी क्लास में पढ़े थे। इसी 5 फैक्टर्स को मिलाकर बनता है हमारा डिमांड फंक्शन। देखो, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, दिस इज योर डिमांड फंक्शन। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे फंक्शन के बारे में, y = 2x + 3, ऐसा बचपन में फंक्शन पढ़ते थे ना। इसमें क्या होता था? y डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। शायद ये सब तुम ना पढ़े हो क्योंकि बहुत सारे जगह में नहीं पढ़ाया जाता है, तो अब मेरे से सुन लो क्या होता है एक्चुअल में। ऐसा, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। जब भी 2 चीज आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है हम उसको एक फंक्शनल रिलेशनशिप बना सकते हैं। जैसे y और x आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। x अगर 0 होगा तो y 3 होगा, x अगर 1 होगा तो y 5 होगा, x अगर 2 होगा तो y 7 होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो जब भी कोई 2 चीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है तो हम उसका फंक्शन बना सकते हैं। वैसे ही जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है वो डिमांड के साथ रिलेटेड है, क्योंकि फैक्टर्स चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होगा। फैक्टर्स अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा।
दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो हम उनको इस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं। बात समझ में आया? तो 5 फंक्शन क्या क्या है? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी पीएक्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी पीआर, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, ठीक है। तुम चाहो तो यहां पर लिख सकते हो प्राइस ऑफ द एक्स, इसका शॉर्ट नाम यहां पर लिख लो पीएक्स, ठीक है। इसका शॉर्ट नाम है पी आर, इसका नाम है वाई, इसका नाम है टी, और इसका नाम है एफ। टी है ना उसका नाम, हाँ टी और एफ। तो ये 5 नाम यहां पर दिए गए हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। अब बताओ, जब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन तुमको आ गया तो मार्केट डिमांड फंक्शन क्या बड़ी बात है? वहां पर 5 पॉइंट था, यहां पर कितना पॉइंट होगा? 8 पॉइंट होगा। तो 8 पॉइंट को मिलाकर बना है। देखो पुराना 5, 1 2 3 4 5, ये पुराना 5 है, नया 3 और आ गया, ये रहा नया 3, ठीक है। कौन कौन सा नया 3 पॉइंट था? ये रहा हमारा नया 3 पॉइंट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। दिस इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज सीजन एंड वेदर, और दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो 8 फैक्टर्स को मिलाकर जब हम फंक्शन बनाएंगे तो वो हमारा बन जाएगा मार्केट डिमांड फंक्शन। बात समझ में आ गया? हाँ, चलते हैं आगे। अब आता है डिमांड शेड्यूल में। डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज अ शेड्यूल? शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। हम जब भी किसी डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं उस टेबल को हम बोलते हैं शेड्यूल, ठीक है। तो जैसे यहां पर तुमको दिया गया है, देखो ये एक टेबल दिया गया है। अगर प्राइस 5 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांड कितना होगा? 1 यूनिट। अगर प्राइस कम हो जाए, 4 रुपए हो जाए, तो डिमांड बढ़ के 2 यूनिट हो जाएगा। अगर प्राइस 3 रुपए है तो डिमांड 3 यूनिट का है। अगर प्राइस 2 रुपए है तो डिमांड 4 यूनिट का है। अगर प्राइस 1 रुपए है तो डिमांड 5 यूनिट का है। तो जो ये रिलेशनशिप को हम टेबल में एस्टेब्लिश किए, एक डेटा है प्राइस और डिमांड का डेटा, उसको हम क्या किए? टेबल में लगा दिए। एक टेबल में जब हम प्राइस और डिमांड का डेटा को बना दिए, उस टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे? हम शेड्यूल बोलेंगे। तो जब भी हम डिमांड का डेटा और प्राइस का डेटा को एक टेबल में बनाते हैं उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। अब अगर डिमांड इंडिविजुअल का है, एक इंसान का डिमांड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर मार्केट का डिमांड है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल। बस सिंपल सा बात है। आओ पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन या इज अ टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodity being demanded at various level of price during a given period of time। ये है उसका डेफिनेशन। अब 2 प्रकार का डिमांड शेड्यूल होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होगा? जब हम टेबल में किसी एक इंसान के डिमांड को लिखेंगे तो वो हमारा बन जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और जब हम टेबल में सभी लोगों का डिमांड को टोटल करके लिखेंगे, मतलब मार्केट का डिमांड को लिखेंगे, तो वो बन जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। बस इतना सिंपल सा बात है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at various level of price during a given period of time। ठीक है, इसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स, मतलब मार्केट के बारे में बात हो रहा, आर विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सर क्या हम इस नोट्स को एग्जाम में लिखकर आ जाएं तो हमें फुल मार्क्स मिलेगा? 100% गारंटी के साथ फुल मार्क्स मिलेगा। यूनिवर्सिटीज के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसका पेपर कोई और चेक करता है, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स चेक नहीं करते हैं। हो सकता है कॉलेज के टीचर्स जो हैं वो कोई और बुक रेफर कर रहे हो और उस बुक से कुछ और लिखा रहे हो तुम्हें, लेकिन यूनिवर्सिटीज का जितना भी एग्जाम होगा, कोई भी सेमेस्टर होगा, हर बार ये आंसर अगर तुम लिख कर आओगे फुल मार्क्स मिलेगा, उसका गारंटी है। ठीक है, तो निश्चिंत होके आराम से नोट से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ट्रायल एंड टेस्टेड है। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आज तक कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आया कि सर मैंने ये नोट्स के हिसाब से आंसर लिखा था और मुझे मार्क्स नहीं मिला। हर बार हर बच्चे को पूरा मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो टेबल मार्केट डिमांड शेड्यूल देखो, यहां पर प्राइस दिया हुआ है, ए का डिमांड बी का डिमांड, दोनों को टोटल कर देंगे तो क्या बन गया? मार्केट का डिमांड बन गया। इस टेबल को हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आज हम क्या क्या पढ़े? अभी तक हम 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक डिमांड फंक्शन,
जिसके अंदर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, मार्केट डिमांड फंक्शन आया। उसके बाद डिमांड शेड्यूल, जिसके अंदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल हम लोग पढ़े। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिमांड कर्व के ऊपर। नाउ व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जब हम जो टेबल में डेटा था, कौन सा टेबल का बात कर रहा हूं? डिमांड शेड्यूल का बात कर रहा हूं। जो डिमांड शेड्यूल में डेटा था, उस डेटा को लेकर ग्राफ पेपर में हम एक ग्राफ बना देंगे, उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व बोलेंगे। तो बोलो बच्चों, डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व सर, वो जो हम लोग डिमांड शेड्यूल बनाए थे, उस डिमांड शेड्यूल में जो भी डेटा था, उस डेटा को जब हम एक ग्राफ पेपर लेकर उस ग्राफ पेपर में उसका ड्राइंग बना देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा डिमांड कर्व। ग्रेट। बचपन में टेबल एग्जाम में आते थे, ग्राफ पेपर दिया जाता था, आधे को तो पता ही नहीं होता था कि कौन सा क्वेश्चन में ग्राफ पेपर यूज होने वाला है, आधे को तो पता ही नहीं था कि अरे ग्राफ भी है, आधे को तो लगता था कि ग्राफ पेपर नहीं दिए, जबकि क्वेश्चन पेपर में ग्राफ पेपर का काम ही नहीं होता था। तो आधे बच्चों का तो ऐसे ही चलता था, लेकिन बाकी बच्चों का, बचपन में तुम ग्राफ बहुत यूज किए होगे। तुम्हें एक टेबल दिया जाता था और उस टेबल से बोला जाता कि ग्राफ बनाकर दिखाओ। तुम पेन पेंसिल स्केल लेकर पूरे शिद्दत के साथ ग्राफ बनाते थे। आज भी हमें वही करना है, ठीक है। जो हमारा डिमांड शेड्यूल था, ये टेबल था, इसको एक्स एक्सिस में ले लेंगे, इसको वाई एक्सिस में ले लेंगे, या ऑपोजिट ले लो, इसको वाई एक्सिस में ले लो, प्राइस को वाई में ले लो, इसको एक्स में ले लो और इसका ग्राफ बना दो। जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व बोलेंगे। तो क्या हमें अभी बनाना है? नहीं, अभी हमें सिर्फ देखना है और पढ़ाई करना है। देखो, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. It is the locus of all the points showing various quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at various level of price during a given period of time, assuming no change in other factors. देखो, कुछ भी नहीं, वही डेफिनेशन को बार बार लिख रहा है, बार बार लिख रहा है। इसका मतलब डिमांड कर्व क्या होता है? जब भी हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 5, 2 और 4, 3 और 3, और 4 और 2 और 5 और 1, ये 5 पॉइंट हमें दिया गया, ठीक है। ये पांचों पॉइंट को लेकर हम एक ग्राफ बना दिए। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व बोलेंगे, ठीक है। अगर अब बताओ, दो प्रकार का टेबल था, एक इंडिविजुअल का टेबल था, एक मार्केट का टेबल था, तो ग्राफ भी दो बनेगा, एक इंडिविजुअल का ग्राफ बनेगा और एक मार्केट का ग्राफ बनेगा। वेरी गुड। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ेंगे, फिर मार्केट डिमांड कर्व पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा आज के लिए ओवर, ठीक है। देखो फटाफट से, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. It is the locus of all the points showing various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at various level of price. हमें डिमांड कर्व क्या शो करता है? डिमांड कर्व हमें बहुत सारा ऑप्शन शो करता है कि अगर 5 रुपए प्राइस होगा तो कितना यूनिट का बिक्री होगा, अगर 4 रुपए प्राइस होगा तो कितना यूनिट का बिक्री होगा, अगर 3 रुपए प्राइस होगा तो कितना यूनिट का बिक्री होगा। तो डिमांड कर्व हमें क्या शो करता है? बहुत सारा पॉइंट शो करता है, जो कि कंज्यूमर मार्केट में जाकर खरीदेगा अलग अलग प्राइस लेवल्स पे। अगर ज्यादा प्राइस है तो वो कितना खरीदेगा, कम प्राइस है तो वो कितना खरीदेगा, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अज्यूमिंग नो चेंज इन अदर। इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप। अब सर बोलोगे, अब तुम बोलोगे सर ये इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? फर्स्ट क्लास में बताया था, सेकेंड क्लास में भी बताया था। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? एक चीज ऊपर जाना, दूसरा नीचे आना। दो चीज जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, उसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड नीचे जाएगा, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो डिमांड ऊपर जाएगा। इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। बात समझ में आया? तो प्राइस और डिमांड का क्या होता है? हमेशा इनवर्स रिलेशन ही होता है। जब भी प्राइस नीचे जाता है डिमांड ऊपर जाता है, जब भी प्राइस ऊपर जाता है डिमांड नीचे जाता है। बात समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। अब दो प्रकार का डिमांड शेड्यूल कर्व है, फटाफट से पढ़ेंगे क्योंकि सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का कर्व बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा। जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल का कर्व बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। सिंपल सा बात है। जौन सा टेबल वैसा कर्व। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है
तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल है तो मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। इसमें क्या बड़ी बात हो गया, ठीक है। चलो, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। व्हाट इज स्लोप ऑफ द कर्व? हम स्लोप कैसे निकालते हैं? चेंज, कितना से कोई चीज चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग उसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला है, सभी को याद करना पड़ेगा, बाकी चीज बेकार में दिया गया है, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला याद करना है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस कितना से चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितना से चेंज हो रहा है। अगर हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकल जाएगा। तो सर क्या यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे? हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो सर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? मैं तुम्हें सॉल्व करवाऊंगा, चिंता मत करो, सभी चीजें मैं करवाऊंगा तुमको, ठीक है। अगर मैं जिम्मेदारी लिया हूं तुम्हारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन का, तो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स 100% का प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे नोट्स दूंगा, पूरा सिलेबस को वीडियो में कवर करवाऊंगा। टोटल 100% कवरेज का जिम्मेदारी मेरा, ठीक है। तो तुम निश्चिंत रहो, जो जो जैसा जैसा मैं बता रहा हूं सिर्फ वैसा वैसा करते चलो, आंख बंद करके जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा करते चलो। वीडियो का से क्लासेस करो, नोट से पढ़ाई करो, बाकी टाइम पे मस्ती करो, और कुछ इधर उधर दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। तुम्हें बस मैं जितना बोल दिया उतना कर लो। तुम जितना मार्क्स लाना चाहते थे उससे भी ज्यादा आएगा, इसका गारंटी है। तुम अगर 90% चाहते थे तो 90 से ज्यादा आएगा, तुम अगर 80 चाहते थे तो 80 से ज्यादा आएगा। बस मैं जितना तुम्हें बोल रहा हूं, जैसा जैसा बोल रहा हूं, तुम वैसा वैसा करते चलो, ठीक है। चलो, अब कुछ एक आध इंपॉर्टेंट चीजें और है। ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। देखो, एक यूनिवर्सल रूल को याद रखना, ठीक है। बाद में मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक बार अभी बता रहा हूं। जब भी इनवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, जब भी इनवर्स रिलेशन होगा तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। लिख लो इसको बुक में कहीं पर भी, कॉपी में कहीं पर भी। जब भी इनवर्स रिलेशन होगा ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और जब भी डायरेक्ट रिलेशन होगा तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। नाउ व्हाट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड व्हाट इज अपवर्ड स्लोपिंग? तो हम बनाएंगे ग्राफ, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। हम बनाएंगे ग्राफ। तो देखो, अब एक ग्राफ बनाकर देखते हैं कि ये इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, मतलब ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अपवर्ड स्लोपिंग कैसे होता है, ठीक है। ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब ये साइड होता है ग्राफ का लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड, ये होता है अप और ये होता है डाउन। ये यूनिवर्सल रूल है, दिस इज अप साइड, दिस इज राइट साइड, दिस इज डाउन साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। हम हमेशा कहां खड़े होंगे? हम हमेशा खड़े होंगे ओरिजिन में। हम हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा कहां खड़े होंगे? ओरिजिन में खड़े होंगे। ओरिजिन में खड़े होकर हम देखेंगे ग्राफ की तरफ और चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। तो ग्राफ क्या हो रहा है? स्टार्ट हुआ यहां से और खत्म किधर हो रहा है? नीचे में जाकर यहां हो रहा है। तो ये देखो, स्टार्ट ऊपर से हुआ, खत्म नीचे हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग का ग्राफ जब हम बनाएंगे, अपवर्ड स्लोपिंग हमेशा ऐसा होगा। ये स्टार्ट कहां से हुआ? देखो, स्टार्ट नीचे से हुआ और खत्म ऊपर जाकर हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग। तो ग्राफ का यूनिवर्सल रूल लिख लो। किसी भी ग्राफ को पढ़ने का तरीका है, ये होता है उसका लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड, ये होता है अप, ये होता है डाउन, और हम हमेशा कहां खड़े होते हैं? ओरिजिन में खड़े होते हैं, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक के लिए बहुत कुछ सफिशिएंट है, ठीक है। ये फ्लैटनेस और स्टीपनेस वाला पॉइंट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यहां तक पढ़ें हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।